दीजिए, शुरू किया जाए आगे। कल अचानक बंद करना पड़ गया था, आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग सुन पा रहे हो तो बता दीजिए, जल्दी से आगे बढ़ा जाए। पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, क्यों? और एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन में हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ा था, ठीक? कि किस तरीके से बॉन्ड लेंथ हाइपर कंजुगेशन की वजह से चेंज होती है। देखा गया था जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन बनते हैं, डबल बॉन्ड की लेंथ उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती थी, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन की वजह से डबल बॉन्ड एक्वायर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर और सिंगल बॉन्ड एक्वायर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जब हाइपर कंजुगेशन हुआ तो उस हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या हुआ कि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गई पहले वाले कंडीशन में। ठीक है बच्चों, तो क्या सुन पा रहे हैं? जल्दी से बता दीजिए, आवाज़ पहुंच रही है? और हाइपर कंजुगेशन के एप्लीकेशन में आज सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ठीक है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन में देखिए, पहला हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन बॉन्ड लेंथ वाला पढ़ चुके। दूसरा इसका जो एप्लीकेशन था वो मैंने लिखा था कल कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आगे चैप्टर पढ़ेंगे जब एल्कीन का, तो वहाँ एक बार फिर आएगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगा, उसके बाद एल्किल कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी आएगी, फिर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आएगी। इससे एक्सप्लेन किया जाता है ये सब। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए फिर आगे देखिए, ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का डिटेल। चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देखिए, जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा किसी एल्कीन में, और हाइपर कंजुगेशन मैंने कहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, ये बात तो क्लियर है सबको। और तो एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा हुआ। हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होने को क्या कहते हैं? एक तरह का नो बॉन्ड रिजोनेंस है। तो जिसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा हुआ उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सीधी सी बात हो जाएगी कि जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, माने सीधे सीधे कहेंगे कि किसी एल्कीन में जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगी वो एल्कीन उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। या कुल मिला के रिजल्ट ये निकलेगा, एक लाइन में सोच सकते हैं, अभी हम लोग बना के देखेंगे कि मोर एल्किलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। देखिए, जैसे यहाँ पे कहेंगे मोर हाइपर कंजुगेशन, और डेट इज मोर अल्फा हाइड्रोजन, और कहेंगे मोर स्टेबल। उसके बाद इसी से मैं कह रहा रिजल्ट ये निकल के आता है मोर
मोर एल्किलेटेड एल्कीन, क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। ठीक, मोर एल्किलेटेड एल्कीन मोर स्टेबल। चलिए यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देखते हैं, ये जानने के बाद भी एक जगह आप फंसोगे, ठीक है ना, और फंसोगे, और इसलिए उस पर जो है थोड़ा सा जो है हम लोग आज ख्याल कर लेंगे, और ख्याल करने के बाद, ध्यान देने के बाद फिर नहीं फंसेंगे। चलिए अब देखिए, कुछ एल्कीन में बनाता हूँ, ऑर्डर ही में बना रहा हूँ। देखिए ज़रा सा कि सबसे पहले तो मैं ये देखिए एल्कीन ले लूँ ये, और देखिए 6 कार्बन की एल्कीन है हमारे पास। अब देखिए दूसरी ले लूँ ज़रा सा, चलिए CH3 और CH3H। देखिए सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखिए ये है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे क्या हो गया, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, कुल मिला के कहेंगे 12 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे आइए, देखिए 3 3 3 कुल मिला के 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और मैंने अभी कहा कि जिसमें जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल हो गई? ये वाली ज़्यादा स्टेबल होगी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। बात तो क्लियर होगी, ठीक है, ये होगी। अच्छा, दूसरी बात, इन दोनों में देखिए इसमें कितना एल्किल ग्रुप है, 1 2 3 4 एल्किल ग्रुप है, और इसमें कितना एल्किल ग्रुप, 1 2 3 ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। तो अभी मैं दूसरी लाइन जो लिखा था उसमें कहा था कि मोर एल्किलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो देखिए ना, इसमें 4 एल्किलेटेड 3 एल्किलेटेड 4 एल्किलेटेड वाले एल्कीन मोर स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसी एल्कीन मैं लेता हूं कि जिसमें 3 ही एल्किल ग्रुप, अरे 2 ही एल्किल ग्रुप, अभी तक 4 था 3 था, क्लियर हो गया था। अब 2 एल्किल ग्रुप हो जाए, ठीक है, ये देखिए, एक तो ये 2 एल्किल ग्रुप ऐसे भी कर सकते हैं, और 2 एल्किल ग्रुप ऐसे भी मैं कर सकता हूं। अब देखिएगा ज़रा सा, यहाँ पे ये भी 2 ही एल्किल ग्रुप है। अच्छा, 2 एल्किल ग्रुप मैं ऐसे भी कर सकता हूं, देखिए, अरे भाई, हाँ ऐसे भी कर सकता हूं। अभी ये कहानी सब में 2-2 एल्किल ग्रुप की है, ये कहानी देखिए ये। अब क्या कहोगे कि सबकी स्टेबिलिटी बराबर है? ऐसा नहीं है। हमने कहा मोर एल्किलेटेड एल्कीन, इसमें सब में हाइपर कंजुगेशन क्या है, बराबर बनेंगे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? ठीक है, तो यहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इस बात को याद रख लेना होगा ताकि गलती नहीं होगी। कहते हैं जगह जगह कुछ बातें लर्न करना पड़ती हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से आप इस बात को लर्न कर लिए कि मोर एल्किलेटेड एल्कीन मोर स्टेबल, या मोर हाइपर कंजुगेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, इसी तरह से इस बात को भी आज याद रख लेंगे ताकि इन तीनों में कोई कन्फ्यूजन, इन दोनों में तो कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म में पढ़ रखा हुआ है, और मैंने वहाँ पे एक सेंटेंस बताया हुआ है, ठीक है ना। वो सेंटेंस क्या हो जाता है, दिल्ली मेट्रो स्टेशन टू गोवा, माने डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी ट्रांसफार्म की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे तो ये ट्रांस ब्यूटीन है, ये सिस ब्यूटीन है। देखिए ना, दोनों एल्किल ग्रुप सेम ग्रुप सेम साइड में, देखिए डायगोनल पे। तो ये तो ट्रांस है, ये सिस है, तो ट्रांस वाली तो सिस वाली से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। देखिए ट्रांस वाली सिस वाली से ज़्यादा हो गई। इन दोनों में तो कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं थी, ठीक है। अब रहा सवाल इन दोनों का। इन दोनों में जब दोनों, इनमें या इनमें जब दोनों एल्किल ग्रुप सेम कार्बन पे अटैच होंगे, वो ज़्यादा स्टेबल होगा डिफरेंट वाले से, ठीक है, डिफरेंट वाले से। तो ये वाला जो है इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल होगा।
यहाँ तो कोई परेशानी नहीं थी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अलग अलग थे, इन सब में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तीनों में सेम थे। तो पहले तो एक सिस और ट्रांस से अलग कर लिया, सिस वाले की स्टेबिलिटी ट्रांस वाले से कम। उसके बाद जो दो एल्किल ग्रुप हैं, ठीक है ना, जो दो एल्किल ग्रुप है उसको हम लोग फिर कहाँ पे देखते हैं, उसको देखते हैं कि सेम कार्बन पे दोनों एल्किल ग्रुप अगर अटैच हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है देन द अदर डिफरेंट कार्बन पे जो अटैच होते हैं उससे। ठीक है, अब जरा सा इसके बाद कुछ और लेते हैं। इनके बाद ये 1 2 3 4 5 हो गया। अब ऐसा ले लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एल्किल ग्रुप हो जाए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक एल्किल ग्रुप हो जाए। देखिए ये ले लीजिए आप, एक CH3 हो जाए, एक CH3 हो जाए, ये हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इनके बाद अब इनकी स्टेबिलिटी आएगी और उसके बाद एक ऐसा ले लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही हो, माने ये आपका क्या है, एथिलीन है। सबसे लास्ट में ये आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ चुके होंगे, बड़ी आसानी से अब बता लिया करेंगे। सब लोग समझ चुके हैं तो यस बताइए जल्दी से कि हाँ समझ में आ गई है बात। तो फिर आगे बढ़े, क्योंकि समझ में आना ही ज़रूरी है, रटना ज़रूरी नहीं है, है ना। वही बातें मेन होता है कि आपने किस तरह से कॉन्सेप्ट को जान लिया, सीख लिया। अगर आपको समझ में आ गई है तो बताइए कि हाँ या एस लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन समझ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो दूसरी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो इसी से रिलेटेड है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक, तो ज़रा सा लिखिए आप लोग कि बात समझ गए हैं। शाद अली, ठीक है, गुड मॉर्निंग। यस, समझ गए, वेरी गुड, ठीक है या ठीक है, चलिए समझ गए, अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। तो समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन ले लीजिए हमारा, ज़रा सा देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोर स्टेबल। ठीक है, या मोस्ट स्टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन देते हैं कंजुगेटेड डाइईन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देता हूँ आइसोलेटेड डाइईन। तीसरा ऑप्शन देता हूँ कोमुलेटेड डाइईन। और चौथा ऑप्शन देता हूँ कि सबकी स्टेबिलिटी सेम है, ऑल हैव सेम स्टेबिलिटी। जल्दी से बताओ बच्चों, इसमें कहते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, या ऑर्डर बना दीजिए कौन ज़्यादा स्टेबल है। जल्दी से, हाँ चलिए बच्चों, बड़ी तेज़ी से आंसर दीजिए। हाँ 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 भाई, अंसार भाई, 1 1 1 1 1 1 1। अच्छा, समझ गए हैं? और कोई नहीं समझा क्या? जी 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 जी
चलिए फिर समझ गए हैं, तो इसका आंसर बताया सबसे ज़्यादा, देखिए 2 आंसर अभी आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल बताया गया कंजुगेटेड डाइइन, कंजुगेटेड डाइइन। हाँ हाँ हाँ, अरे वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। कंजुगेटेड डाइइन का मतलब क्या होता है ना, ये है ना। और कंजुगेटेड डाइइन देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या होगा, रेजोनेंस होगा, है ना, रेजोनेंस होगा। अच्छा अब देखिए आइसोलेटेड डाइन, आइसोलेटेट डाइन किसको कहते हैं, जब एल्कीन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इस तरह की आइसोलेटेड डाइन, कंजुगेटेड डाइन, ओमेगा डाइन, इस तरीके से बातें आएंगी बहरहाल। ये तो आइसोलेटेड डाइन में जो है क्या हो जाएगा, देखिए टर्मिनल पे क्या हो जाते हैं, डबल बॉन्ड हो जाते हैं, उसको आप कहते हो आइसोलेटेड डाइन। ये जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH और डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाता है। ठीक, इसको कहते हैं आइसोलेटेड डाइन। ये हो गई आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड डाइन में देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से यहाँ पे कार्बन अटैच है, माने यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ना। यानी कि ये क्या कहे, इसी तरह से इधर से भी देखिए अल्फा हाइड्रोजन कुल मिला के यहाँ पे कहिए 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाँ भाई ठीक है, समझ में आ रही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा। कोमुलेटेड में जो होता है, कोमुलेटेड डाइन किसको कहते हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड कंटिन्यूसली लगातार आ जाए ऐसे, ये कोमुलेटेड डाइन होती है। ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन ना ही अल्फा हाइड्रोजन। अगर इसको ऐसे करिए CH2 का, ना तो अल्फा हाइड्रोजन है कहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, वाह, ना तो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ना हाइपर कंजुगेशन, माने इसकी स्टेबिलिटी सबसे लो, हाँ सबसे लो। और इसकी क्या हो जाएगा, अगर ऑर्डर की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, नंबर 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे हमने बता रखा है रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन दोनों हैं। तो ठीक है, उसमें ऑर्डर क्या हो जाता है, रेजोनेंस का जो है डोमिनेट करता है हाइपर कंजुगेशन पे, हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो यहाँ पे रेजोनेंस डोमिनेट कर जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन पे, तो ये बन जाएगा। और ये तीसरे में ना तो हाइपर कंजुगेशन है ना ही रेजोनेंस है, माने उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। ठीक है, ठीक है, आप लोग पीछे का रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पीछे तबीयत ख़राब होने की वजह से, डेंगू होने की वजह से काफ़ी कुछ जो है क्लास डिस्टर्ब हुई। लेकिन घबराइएगा नहीं, मैं इसको बहुत जल्दी बैलेंस कर दूंगा। अभी भी दिक्कत होती है हमको पढ़ाने में काफ़ी, ठीक है। तो लेकिन जो है जैसे एकदम बढ़िया से तबीयत होती है, बहुत जल्दी से हम लोग उसको कवर कर लेंगे। लेकिन बात ये ज़रूर है कि जितना पढ़ चुके हैं उसको खूब याद रखिए, बार बार है ना प्रैक्टिस करिए, उसको रिवीजन करिए, उसके क्वेश्चन लगाइए, फिंगर टिप्स से लगाइए, ठीक है ना, और 10 ईयर पेपर लगाइए। ये सब काम होने चाहिए आपको। अगर ये सब आप कंप्लीट रखे हो तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी, और हम लोग बहुत जल्दी जो है कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर प्रैक्टिस कराना मैं शुरू कर दूँगा। आप लोग एकदम बढ़िया से लगे रहिए। मैंने जो वादा किया है 40 से ऊपर जाने का, तो जाएंगे और ज़रूर जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी और उसके बाद ये क्वेश्चन के बाद हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एप्लीकेशन नंबर 3 में आते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। देखिए हाइड्रोजिनेशन जो हम लोग कहते हैं, एल्कीन का जो चैप्टर आएगा वहाँ पे फिर एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। नाम ही से पता लगा, हाइड्रोजिनेशन माने हाइड्रोजन का जुड़ना, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। तो जब एल्कीन का एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये एक टॉपिक आता है, वहाँ पे डिटेल बात ये होगी कि जो दोनों हाइड्रोजन होगी किस साइड से जाके जुड़ेंगी, ठीक है ना,
कब आपका रेसिमिक मिक्सचर बनाएंगी, ठीक है, ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे तो हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात करते हैं। तो क्या होता है जब किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माने एल्कीन, ठीक है, या एल्काइन में हाइड्रोजन अटैच होती है, आके जुड़ती है, ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हो, हीट, हाँ, उसको कहते हो हाइड्रोजिनेशन। और जब भी कभी ये हाइड्रोजन आके जब जुड़ती है तो वहाँ पे हमेशा हीट निकलती है। माने एक क्वेश्चन बन गया कि हाइड्रोजिनेशन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, ठीक, हाइड्रोजिनेशन कैसा होता है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन जुड़े और हीट एब्जॉर्ब हो, नो 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 नो, हाइड्रोजन जुड़ेगी, हीट निकलेगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। और हाइड्रोजिनेशन क्या है, हाइड्रोजिनेशन क्या है, ठीक है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू किसमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जुड़ना, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन HOH लिख देते हैं, वाटर ना समझ जाना। और हम कहते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कैसा है, हमेशा इस बात को याद रख डालिए, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब हीट निकलेगी। अब क्वेश्चन यही आएगा कि 4 ऑप्शन, जैसे अभी अभी हम लोगों ने एल्कीन के बना के देते थे, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर बताइए, या हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किस में मैक्सिमम होगी या किस में मिनिमम होगी, ये बात करेंगे एग्जाम में आपसे। तो अब सीधी सी बात है, जब कहते हो कि ऐड होती है तो हाइड्रोजन ऐड होती है तो हीट निकलती है। अब इसमें जो एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होगी, देखिए जो एल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी उसका हाइड्रोजिनेशन बड़ी तेज़ी से होगा, आसानी से होगा, ठीक। और जब हाइड्रोजिनेशन फास्ट होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगी। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी, भाई देखिए स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी, है ना, ये होगा ना, देखिए स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। कहीं भी किसी के बीच में अगर कोई बहुत क्या है, सुप्त है, डॉर्मेंट है, रिएक्टिव नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो कहते हैं कि रिएक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, है ना, रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी पे। अगर स्टेबल है तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्टिव नहीं होगा ना। तो जितना कम स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना, उतनी ही ज़्यादा होगी, और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अभी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोगों ने एल्कीन में पढ़ा हुआ है, ठीक उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में ठीक उसका उल्टा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सीधे सीधे ऐसे कहेंगे कि मोर एल्किलेटेड एल्कीन, देखिए मोर स्टेबल थी, मोर एल्किलेटेड एल्कीन मोर स्टेबल थी, तो मोर एल्किलेटेड एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे कम हो जाएगी। हम ऐसे कह सकते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। या फिर कह सकते हैं इसी को, क्योंकि स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखिए जिस एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी वो इतना ज़्यादा स्टेबल है कि उसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत कम है। जब उसकी रिएक्टिविटी ही नहीं है तो हाइड्रोजन से रिएक्शन ही नहीं करेगी, हाइड्रोजन जुड़ना ही नहीं चाहेगी, तो वहाँ पे हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात क्लियर हो गई होगी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के लिए।
एक दो तीन क्वेश्चन की बात यहाँ पे करेंगे, देखते हैं, आप लोग समझ चुके हैं और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मेरे साथ आंसर दीजिए। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बड़ा अच्छा एक आध क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट आपके बढ़िया, खास तौर से जो मैं तीसरा क्वेश्चन देने जा रहा हूँ यहाँ पे, उसका अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके आंसर आप बड़ी आसानी से दे लोगे। बिल्कुल तैयार रहिए। देखिए ये सोचिए कि मैं आंसर दूंगा, इसका कॉन्फिडेंस है ना, स्टेमिना बनाए रखिए कि मुझे इसका आंसर आता है और देना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो आसान से शुरुआत करते हैं। मैंने कहा दो नहीं 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये तो कोई मुश्किल ही बात नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ क्या बोल दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, दोनों बातें सेम है, दोनों का आंसर सेम होना है ना। रिएक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होती है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछे या हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर पूछे, तो अगर मैं एक एल्कीन बनाऊं, देखिए एक एल्कीन मैं ये बनाऊं, दूसरी एल्कीन मैं ये बना दूं और तीसरी एल्कीन मैं ये बना दूं और चौथी एल्कीन मैं ये बना दूं। अब इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है, जल्दी से बता दीजिए। ये आसान है, क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी मैंने बताई है और जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ना, उसी का उल्टा इसका आंसर मिलेगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का, या कहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का, ठीक है। जल्दी से बता दें आप लोग। हाँ, कोई आंसर आया क्या? 1 2 3 बदल, ओके सर, बदल। हाँ, तो कोई परेशानी की बात यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। क्या है? मोर स्टेबल है ना, सबसे कम स्टेबल ये है ना। दो एल्किल ग्रुप, लेकिन क्या ये सेम कार्बन पे, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा हो जाती। 3 एल्किल ग्रुप, मोर एल्किलेटेड, सबसे ज़्यादा 4 एल्किल ग्रुप था, 3 एल्किल ग्रुप था, 2 एल्किल ग्रुप था, 2 एल्किल ग्रुप था, या नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन देखिए, ठीक है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी, तो इसकी रिएक्टिविटी या कहिए हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे कम होगी। अगर ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4 की सबसे ज़्यादा, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, ठीक है। सब बस बात समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं बड़ी आसानी से। चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम लोग, वो भी आसान है, लेकिन तीसरे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, उस पर ज़रा सा आइएगा। फिर दूसरा भी देख लीजिए, ठीक है। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग है मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग have minimum HOH, मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ऑप्शन दे रहा हूँ। प्रोपीन में हाइपर कंजुगेशन तो बनता ही है, ठीक है। और सिस ब्यूट 2 दे रहा हूँ, और ट्रांस ब्यूट 2 दे रहा हूँ। और चौथा ऑल हैव सेम, ठीक है, HOH।
ये है एक आसान सा क्वेश्चन, ये भी है, ठीक है। प्रोपीन है, सिस ब्यूटीन है, ट्रांस ब्यूटीन है, और कहते हैं सबकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सेम है, दिख रहा है ना। हाँ 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 बच्चों, बताइए ज़रा सा, देखा जाए। बिल्कुल तैयार होइए, है ना, बिल्कुल सब, है ना। बहुत जल्दी हम लोग, है ना, अब भाई यहाँ से हटने वाले हैं। कहाँ से? जीओसी से। और देखिए जीओसी कंप्लीट हो जाता है पूरा, एक पूरा टेस्ट जीओसी का होगा, सिर्फ और सिर्फ जीओसी के टेस्ट पूरे होंगे। तो बिल्कुल जीओसी एकदम तैयार करिए, उसमें टाइम नहीं दी जाएगी, फ़ौरन अचानक ले लिया जाएगा कभी भी, है ना। जीओसी का पूरा टेस्ट 1-2 दिन का फर्स्ट टाइम देख ले लिया जाएगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए जीओसी का। क्योंकि अगर जीओसी क्लियर है तो 11 की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी क्लियर है, समझ लीजिए। बस 80% आपके कोर्स से कंप्लीट है, अगर जिस तरह से जीओसी हम लोगों ने पढ़ा ऐसे अगर पढ़े रहेंगे तो, ठीक है। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन तक अगर जाएंगे तब तो पूरा की पूरा 80% 12th आपका कंप्लीट। जल्दी से 4 3 2 1। यस सर, बदल है ये। हाँ देखिए, प्रोपीन में तो आपका मैंने कहा ना, हाइपर कंजुगेशन। देखिए रिजोनेंस, क्या हो भाई, रिजोनेंस कुछ नहीं है ना, इसकी कोई बात ही नहीं है। तो हाइपर कंजुगेशन पे डोमिनेट कर जाएगा रिजोनेंस, है ना, माने ये ज़्यादा स्टेबल हैं प्रोपीन से, ये दोनों ज़्यादा स्टेबल है। क्या है? सिस ब्यूटीन नहीं, रिजोनेंस से कहाँ है? सिस ब्यूटीन, नो 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 नो, एन ये सब नहीं। हाइपर कंजुगेशन और सिस ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन, ठीक है भाई। अगर सिस और ट्रांस की बात करिए, ये आ गया सिस, और अभी मैंने बताया था, और एक ट्रांस, और ये ट्रांस, और ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस वाले से ज़्यादा होती है, सबको पता है। तो क्या ये ज़्यादा हो जाएगी, इसमें तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। इससे ज़्यादा तो ये स्टेबल है ना। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 ही मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलेगी? 6 मिलेगी, 6 भी मिलेगी अल्फ़ा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन इसमें क्या होगा, इससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे जो है, और सिस से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ट्रांस होता है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मिनिमम होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 2 1, 3 2 1, वेरी गुड। हाँ ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा था, तीसरा क्वेश्चन, इसको ज़रा सा बढ़िया से आप लोग सोचिएगा और आंसर दीजिएगा। देखिएगा, और यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू दे दी जा रही है इस क्वेश्चन में कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इतना है, तो इस कंपाउंड के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कितना होगा। और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की मीनिंग मैं ये समझा चुका हूँ कि अमाउंट ऑफ हीट जो इवॉल्व होती है जब 1 मोल हाइड्रोजन ऐड होता है किसी अनसैचुरेटेड कार्बन पे। अगर 2 मोल हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसका 2 गुना 3 होगा, तो 3 गुना 4 होगा, तो 4 गुना 1 मोल हाइड्रोजन ऐड हुआ तो मान लीजिए x निकल रही है। 2 मोल हाइड्रोजन ऐड हुआ तो 2x निकलेगी, 3 मोल हाइड्रोजन ऐड हुआ तो 3x निकलेगी। लेकिन बात ये होती है कि सिर्फ ये बात नहीं, ठीक है, लागू होगी, साथ में ये देखेंगे कि जो दूसरे कंपाउंड, तीसरे कंपाउंड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे रिजोनेंस वगैरह भी हो रहे हैं, कंजुगेशन वगैरह भी हो रहे हैं, कहीं उनकी स्टेबिलिटी भी तो नहीं बढ़ रही है एडिशन होने के साथ साथ। तो इस सब बात को ख्याल करते हुए ऐसे क्वेश्चन के आंसर दिया करेंगे। ठीक है, ज़रा सा देखिए, मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अब इसके आपका ये कहते हैं इफ़ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, H2H लिख देते हैं, इफ़ हीट ऑफ हाइड्रो, ठीक है, इफ़ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन कह लेते हैं, 1 ब्यूटीन इज 20 किलो कैलोरी।
कहते हैं वन ब्यूटीन माने क्या है, ब्यूटीन के अंदर एक डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड है तो कितनी हाइड्रोजन ऐड होगी, 2 हाइड्रोजन, माने 1 मोल हाइड्रोजन माने H2 है ना, H2 ये ऐड होगी। ठीक है, तो और जब कहते हैं ऐड होती है तो कितनी हीट निकल रही है, 20 किलो कैलोरी हीट निकल रही है। हाँ हो अभी थक जा रहे हैं जल्दी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन देख लेते हैं। देन हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन इज। अब देखिए 1,3 ब्यूटाडाइन माने यहाँ पे कितना है, 2 डबल बॉन्ड है तो कितनी मोल, 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन है ना, हाँ 2 मोल हाइड्रोजन। अब देखिए तो कहते कितनी हो जाएगी, ऑप्शन में देता हूँ 15 किलो कैलोरी। चलिए दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ 40 किलो कैलोरी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे दूँ 36 किलो कैलोरी और चौथा ऑप्शन दे दूँ, ठीक है, कितना था 20 ना, हाँ 20 किलो कैलोरी। हाँ बताइए। हाँ अब लोग ये मत लिखिए 1 2 3 मत लिखिएगा, आंसर में क्या लिखिएगा, 15 अगर सही है तो 15 लिख दीजिए, 40 सही है तो 40 लिख दीजिए, 36 सही है तो 36 लिख दीजिए, ऐसे लिखिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन हमको ना रह पाए। ठीक है, वैल्यू मेन ये ऑप्शन वाली वैल्यू लिखिएगा आंसर में। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन 1 ब्यूटेन 20 किलो कैलोरी, ठीक है ना। तो 1,3 ब्यूटाडाइन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, 1,3 ब्यूटाडाइन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। मैंने बोला 1 2 3 आंसर मत लिखिएगा, वैल्यू लिखिएगा एफ ऑफ रेन 15। हाँ ऐसे ही आंसर लिखना है सबको, और 1 2 3 कोई लिखेगा तो मैं नहीं मानूंगा। एफ ऑफ रेन 15 और कोई कहाँ हैं बंदे, और अंसार मलिक भाई 15 और सैयद जमाल 15 किलो कैलोरी। हो सब लोग 15 कुछ बुद्धि तो लगा दिया आप लोगों ने। हाँ साद अली कहाँ है भाई, चांदलर बिंग, बदल साहब, दुआ बहुत चुपके रहते हैं। हाँ 15 आंसर मैक्सिमम आ गए, तब मैं क्या करूँ, मैं किसके साथ जाऊँ बताइए। हाँ किसके साथ, अंसार मलिक के साथ जाएं। इट इज़ रॉन्ग। क्या न 40 हो नहीं सकता, पहली बात। क्योंकि मैंने अभी कहा कि क्यों नहीं हो सकता। देखिए सीधी सी बात थी 1 ब्यूटीन, ये चलिए 1 ब्यूटीन ये है, और फिर क्या था 1,3 ब्यूटाडाइन, यहाँ पे 1 मोल ऐड हो रही थी H2, यहाँ पे क्या है 2 मोल H2 ऐड होगी, ठीक है। यहाँ पे 20 थी, यहाँ पे 20 थी, तो यहाँ पे 20 × 2 क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी, 20 × 2 40 हो जाएगी। लेकिन साथ में ये देखिएगा
कि ये देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या है, कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब रिजोनेंस स्टेबलाइज, है ना, रिजोनेंस स्टेबलाइज। चलिए रिजोनेंस स्टेबलाइज, रिजोनेंस से द्वारा स्टेबल माने क्या है कि ये देखिए 1 ब्यूटीन से ज़्यादा स्टेबल है ना, क्यों, इससे ज़्यादा स्टेबल है ना, रिजोनेंस स्टेबलाइज है, इससे ज़्यादा स्टेबल है, इससे ज़्यादा स्टेबल है, इससे कम रिएक्टिव है। तो क्या इससे कम रिएक्टिव है तो क्या जितनी हीट यहाँ पे निकली है क्या उतनी यहाँ पे निकलेगी का? ना ना ना, है ना, नहीं निकलेगी। इससे 20 से कम निकलेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये देखिए ये रिजोनेंस स्टेबलाइज है, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा हो चुकी है। स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है हमने कहा रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाती है। यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड होने की रेट कम हो जाएगी, माने उतनी ज़्यादा हीट नहीं निकलेगी। एक हाइड्रोजन जुड़ेगी तो जितनी कि इसमें निकल रही थी, है ना, और इसलिए 20 दूना 40 नहीं निकलेगी। 40 ना तो 20 निकलेगी ना तो 40 निकलेगी, है ना, 20 से ज़्यादा निकलेगी क्योंकि 2 मोल ऐड हो रही हैं, इसलिए 20 से ज़्यादा निकलेगी। हाँ अब सही आ रहा है आंसर। और यहाँ पे 1 तो 20 से ज़्यादा निकलेगी और दुगुना नहीं निकलेगी क्योंकि रिजोनेंस स्टेबलाइज है, माने 40 से कम निकलेगी। 20 से ज़्यादा 40 से कम क्या है ये, ना 20 निकलेगी ना 40 निकलेगी। 20 से ज़्यादा 40 से कम का जो ऑप्शन होगा, ज़रूरी नहीं 36 रहे, है ना, हो सकता है 35 रहे, 32 रहे, ऐसे कुछ रहे, तो जो भी इन दोनों के बीच का ऑप्शन होगा ना उसको आपको देना होगा। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना, इसको बस जो है आप सोच सकते थे, कर सकते थे। हालांकि देखिए बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट पे है, सही होना चाहिए था आपको, है ना, सोचना चाहिए था आप लोगों को कि स्टेबल है तो आप लोगों ने कम कैसे कर दिया। एक मोल हाइड्रोजन अगर ऐड होती दोनों में और ये वाली ज़्यादा स्टेबल होती इससे तो आपका 15 आंसर सही हो गया होता, है ना। और आप लोगों ने यही सोचा कि ये स्टेबल है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी, इसकी 20 है तो इसकी 15 हो जाएगी, और यही सोच के मैंने ये ऑप्शन दिया था कि आपके दिमाग में ये बात आएगी, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था ना कि उसके पहले मैंने क्वेश्चन के पहले एक हिंट दे दिया था कि अगर 2 मोल हाइड्रोजन ऐड होगी तो डबल करिए, 3 होगी तो ट्रिपल करिए, लेकिन साथ में स्टेबिलिटी वगैरह देख लीजिए। तो डबल तो हो जाएगी, है ना, क्योंकि 2 है, 3 होता ट्रिपल हो जाती, लेकिन साथ में कंजुगेशन है तो उसकी स्टेबिलिटी है तो वो जो 20 से यहाँ पे रिलीज हो रही 20 से कम होती। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30 अगर होता, 30 होता तो ये एक ऑप्शन 60 देता हम, है ना, और एक 25 दे देते, और एक जो है ना 30 और 60 के बीच में ऑप्शन दे देते, ठीक है। तो ऐसे करना होता आपको। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा, है ना, ठीक है। बताइए जल्दी, समझ गए ना? कुछ लोगों ने बीच ही में आंसर ही दे दिया ना, आधी बात ही पे समझ गया ना। बहुत तेज दिमाग चलता है तुम लोगों का, ठीक है, हाँ ऐसे ही चलना चाहिए नीट में। आधी बात से जो है पूरी बात समझ जा रहे हैं बच्चे, ऐसे थोड़ी ना हमने धमाका नीट टारगेट रखा हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में जो है बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। चलिए ठीक है। हाँ ये है स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकेटाइन। ठीक है, मैंने कहा था हमने ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ पे सिर्फ मैं एल्किल लिखना हो, ऐसे तो हम लोगों ने पूरे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ रखी है बाबू बेटा। नहीं पढ़ा लेने दो, फिर उसके बाद खेल। हाँ बेटा, हाँ ठीक है। इधर आओ हम बताएं। आओ पुलिस से बात करो जल्दी से, पुलिस से बात करो, इसमें दिखा दो। हाँ पुलिस से बात करो जल्दी से। हाँ ये मोबाइल है। हाँ बात करो, पुलिस से बात करो जल्दी से। हेलो गुड मॉर्निंग करके। गुड मॉर्निंग। हाँ बात करो जल्दी, पूरी बात करो पुलिस से, जल्दी बात करो पूरी। अच्छा अब जाओ, जब खेल लो हम पढ़ा लें, जाओ भाग जाओ। अरे यार ये क्या,
हाँ हाँ बेटा, दरवाज़ा बंद करके जाओ। ठीक है ना। कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकेटायन। ठीक है, इसे ये मेरा भांजा था। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकेटायन, मैंने कहा था रिजोनेंस में मेसोमेरिक इफेक्ट में पूरी स्टेबिलिटी का आर्डर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। वहाँ पे जितना ज़्यादा रिजोनेंस हो जाता है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप किस तरीके से कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते, वो पूरा देखा गया था। और जब भी हमने बताया था कि एरोमेटिक वाले होंगे उसकी स्टेबिलिटी हमेशा एलिफैटिक वाले से क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी। और वहाँ पे ऑर्डर हमेशा टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी बना था, वो फ्री रेडिकल हो। ठीक है, क्या है, हाँ फ्री रेडिकल हो, ठीक है ना, या जो है फिर कार्बोनियम आयन हो या कार्बोकेटायन हो, ये सब की बातें आ गई थी। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ एल्किल कार्बोकेटायन की बात करते हैं। ठीक है, माने एरिल वाले की नहीं। एल्किल कार्बोकेटायन देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका आर ये कैसा है, टर्शियरी है ना। इसी तरीके से क्या है, बल्कि CH3 कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए सेकेंडरी ले लेता हूँ, पढ़े हम लोग है ना, पता है तुम लोगों को इसका आंसर। देखिए ये अब यहाँ पे देखिए ना, 3 3 3 है ना, माने 3 अल्फा कार्बन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये है। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होती है स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, उतनी हाइपर कंजुगेशन, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा। तो मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर हाइपर कंजुगेशन मोर स्टेबिलिटी, ये सीधी सीधी बात है। मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी, ठीक है ना, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर कंजुगेशन मोर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगी टर्शियरी। इसी तरह फिर एक सिर्फ मेथिल लगा दीजिए, ये हो जाएगा। और ये फ्री रेडिकल हो गया। अगर कार्बोनियम आयन करना हो तो बस यहाँ पे कुछ नहीं है ना, प्लस प्लस सीधे सीधे यही है ना, फिर यही कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन की भी यही स्टेबिलिटी होगी। ठीक, हाँ अल्लाह हो, ठीक है, बात समझ गए होंगे। अच्छा, तो कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल, एल्किल फ्री रेडिकल एल्किल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। याद रखिएगा, बहुत 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 आसान लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि एल्किल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इज एक्सप्लेन बाय हाइपर कंजुगेशन, रिजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कार्बन आयन की बात कर, माने निगेटिव कार्बन की बात कर रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन नहीं करते। इसीलिए वहाँ पे देखिए हाइपर कंजुगेशन से नहीं करते हैं। और वहाँ पे देखिए कार्बन आयन CH3 और यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे CH3 CH2 निगेटिव और CH3 और CH निगेटिव, CH3 और CH3 और ये निगेटिव। वहाँ पे ये देखिए कार्बन आयन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हुआ था, है ना। वहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन होता तो ये इसका होता ना, हाइपर कंजुगेशन होता तो वहाँ भी टर्शियरी होता ना, लेकिन ना ऐसा नहीं था। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्यों, मैंने बताया था हाइपर कंजुगेशन शो ही नहीं करेगा यार। जो कार्बन आयन है, निगेटिव कार्बन है ना, उसके आउटर सेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मैंने समझाया था। जब 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंप्लीट है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उस निगेटिव कार्बन की तरफ होगा ही नहीं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अल्फा हाइड्रोजन तो है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है भाई, हाँ ठीक है।
तो जब ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है तो वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, माने वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बनेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन आता रहेगा कि किसकी स्टेबिलिटी को आप हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो कार्बन 9 की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, नीट में इस बार जो क्वेश्चन आया था देखिएगा ज़रा सा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया था, सब लोगों को पता होगा। ठीक है, जिसने नीट दिया है उसको भी, जिसने नहीं दिया उसको भी पता तो हो ही गया होगा कि क्वेश्चन क्या आया था। कहता है टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन था कि टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन is more stable. A tertiary butyl carbocation is more stable किससे than secondary butyl carbocation because, चलिए because, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कहते किसकी वजह से ऐसा हुआ था। तो ऑप्शन था पहला -R इफेक्ट ऑफ CH3, नंबर दूसरा था हाइपर कंजुगेशन, तीसरा था -I इफेक्ट ऑफ CH3 और चौथा था +R इफेक्ट ऑफ CH3। खूब आराम से, बड़ा देखिए कितना आप तक ना इतना सब कुछ पढ़ा है ना, और क्वेश्चन क्या आया था, बिल्कुल आसान सा है ना, बिल्कुल आसान सा, हाइपर कंजुगेशन। क्यों, ऐसी बात ही नहीं थी। CH3 R इफेक्ट शो करता है क्या, +R -R है ना, सब इफेक्ट शो ही नहीं करता, -I तो इफेक्ट करता ही है, लेकिन क्या -I इफेक्ट से स्टेबिलिटी कहाँ है ना बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से स्टेबिलिटी बढ़ती है, ना कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप से। CH3 -I इफेक्ट शो ही नहीं करता, +I इफेक्ट शो करता है, तो सब कुछ गलत है। हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या हो जाता है, हमने अभी एक्सप्लेन किया। टर्शियरी का मतलब देखिए, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एल्किल कार्बोनियम आयन या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को किस पे एक्सप्लेन करते हैं, है हाइपर कंजुगेशन से। अगर कार्बन आयन होता तो ये आंसर नहीं सही होता, और कार्बन आयन में तो टर्शियरी होता ही नहीं, वो तो प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होता। तो देखिए कुछ नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे जैसे बनाएंगे, ऑप्शन ही में इधर उधर घुमा फिरा आपको कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यकीनन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और कल हम लोग जो है, कल से बॉन्ड क्लीवेज और उसके बाद जो है इंटरमीडिएट, माने ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे फ्री रेडिकल, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, ये जो रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट बनते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल सब पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद फिर हम लोग का GOC करीब करीब ख़त्म होने के हो जाएगा, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है नहीं, स्टेमिना हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज देखिए, आज फिलहाल कल से काफ़ी बेहतर है, कल तो पढ़ाते पढ़ाते अजीब सी दिक्कत हो गई थी, है ना, और फिर कल जो है इससे ज़्यादा फिर आगे बढ़